नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है तीसरा मोर। पिछले एक सप्ताह से अरावली पर्वतमालाओं से घिरी छोटी काशी बूंदी में रिमझिम तो कभी मूसलाधार हो रही वर्षा सावनी गीत सुना रही थी। पहाड़ियाँ हरी भरी हो मन को लुभाने लगी थी। झरने अपना जल संगीत सुनाने लगे थे और शहर की दोनों झीलें भी लबालब होने लगी थी। वैसे आज सुबह से ही वर्षा थम सी गई थी। दिन में मौसम सुहावना हो गया था। आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष के रंग मन मोह रहे थे। शाम के ऐसे सुहावने मौसम में रोहन और रचना ने अपनी इकलौती बेटी सोनल से कहा, आज मौसम गर्मा गर्म पकौड़ी का है, पकौड़ी बना लेते हैं, चाय के साथ ठीक रहेगा। माँ की स्वीकृति के बाद वह किचन में जाकर पकौड़ी बनाने की व्यवस्था करने लगी। रोहन व रचना बाहर बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। रोहन स्कूल में हेडमास्टर थे, 1 साल पहले ही रिटायर हुए थे। सोनल उनकी लाडली बेटी थी। उसने ड्राइंग विषय में एमए फर्स्ट डिवीज़न में से पास की थी। टीचर बनने के लिए वह बीएड भी कर चुकी थी। सोनल कुछ समय अलग से बूंदी शैली में मिनिएचर कला सीखने लगी थी। ईश्वर ने सोनल को गोरा रंग मनमोहिनी रूप दिया था। उसकी आकर्षक आंखें, काले स्याह बाल, लंबे बाल और 5 फीट 5 इंच लंबाई वाली गदराए बदन की लड़की थी। उसे जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। उसने ड्राइंग विषय में विख्याता बनने हेतु पीएससी में इंटरव्यू भी दिया हुआ था। रोहन और रचना ने अपनी एकमात्र सुंदर बेटी, जो अब 24 वर्ष की हो चुकी थी, की शादी के लिए चिंतित होने लगे। उन्होंने अपने समाज की मासिक पत्रिका में सोनल का परिचय रंगीन फोटो सहित प्रकाशित करवाया। उसकी सुंदरता और योग्यता को देख कई प्रस्ताव शादी के लिए आने लगे, पर उन्होंने सोनल का विवाह 12 में एक संपन्न व्यापारी और लंबे चौड़े खेत खलिहान के मालिक धन कुमार के यहाँ करना उचित समझा। उनका पुत्र सौमित्र भी एमए एलएलबी था, देखने में स्मार्ट था। सोनल और सौमित्र ने एक दूसरे को दिल से पसंद किया। 1 माह बाद दोनों का विवाह हो गया। सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व की बहू पाकर धन कुमार और उसकी पत्नी सुगना तो जैसे धन्य हो गए। उन्हें गर्व था कि सौमित्र को भाग्य से इतनी पढ़ी लिखी और मनमोहिनी पत्नी मिली। जो भी रिश्तेदार और मिलने वाले आते वह सोनल की सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते। पर कुछ दिनों बाद लगा जैसे धन कुमार के परिवार को किसी की नज़र लग गई। एक दिन सौमित्र व्यापार के काम से कोटा कार से जा रहा था। सर्दी की सुबह थी। रास्ते में घना कोहरा छाया हुआ था। पास की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में तेज गति से चल रही कार आगे चल रहे ट्रोल से जा टकराई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते कार के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया। सौमित्र जो स्वयं कार ड्राइव कर रहा था, उसका तो वहीं तुरंत प्राणांत हो गया। धन कुमार की तो जैसे दुनिया ही लुट गई। परिवार कई दिनों तक सदमे में रहा। लोगों ने उनसे इस अप्रत्याशित दुखद घटना पर सहानुभूति संवेदना प्रकट की। कोई कहता नई बहू का पग फेरा भी शुभ नहीं रहा। 1 माह में ही सोनल की मां का सिंदूर उजड़ गया। सोनल की माता पिता जिन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी शान शौकत से की थी, वह सब यादों में सिमट कर रह गया। सोनल कुछ दिनों बाद अपने माता पिता के पास आ गई। वह अब अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी। पिता फिर से उसका नया घर बसाने के लिए लड़का तलाशने लगे। जैसे ही परिचितों को यह मालूम हुआ कि सोनल के माता पिता उसका दूसरा विवाह कराने चाहते हैं, तो कई एक से एक बढ़कर युवाओं की लाइन लग गई। किसी को भी उसके विधवा होने से कोई ऐतराज नहीं था। आखिर सोनल कोहिनूर जो थी। जब भी किसी परिवार से युवा का प्रस्ताव आता तो वह दुल्हन ही दहेज है के कथन को स्वीकारते हुए रोहन से कह देते, आपको तो कुछ नहीं करना, सारा खर्च हमारा रहेगा, आप तो बस सोनल को लेकर हमारे शहर आ जाना। आखिर जिस युवा के साथ उस रूपवती सोनल का विवाह होगा, वह तो स्वर्ग की इस अप्सरा को पाकर निहाल हो जाएगा। सोनल से स्वजातीय और विजातीय, अच्छे पढ़े लिखे, नौकरी वाले तथा लाखों रुपए कमाने वाले युवा रिश्ता करने के लिए ललायित थे। कोई भी उसकी योग्यता पर ध्यान न देकर बस उसके रूप लावण्य पर ही मोहित हुए जा रहा था। हर युवा मन ही मन प्रार्थना करता, कितना अच्छा हो कि यह स्वर्ग की परी उसकी जीवन साथी बन जाए।
माहौल ऐसा जैसे स्वयंवर रचाया जा रहा हो। इस बार कई दिनों तक सोनल अपने नए जीवन साथी के बारे में सोचती रही। कई युवक उससे मिल चुके थे, वह सभी से बातचीत कर चुकी थी। इस बार भी उसने जयपुर के एक धाननी एवं स्मार्ट युवक गोविंद शर्मा को पसंद किया। सोनल के माता पिता को तो बस कन्यादान करना था। शादी का सारा खर्चा युवक के पिता सोने चांदी के बड़े व्यापार सज्जन कुमार को करना था। अपने पुत्र गोविंद की शादी से सज्जन कुमार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विवाह के आशीर्वाद समारोह में बड़ी संख्या में शहर के प्रतिष्ठित लोग सम्मिलित थे। कुछ लोग दबी जुबान से यह भी कह रहे थे, इस धाननी के लड़के को इस विधवा के अलावा अन्य कोई लड़कियां पसंद नहीं आई क्या? कुछ कहते, अरे विधवा हुई तो क्या, लड़की तो देखो जैसे स्वर्ग की परी उतरकर आई हो, कोयले की खान में जैसे हीरा मिला हो। शादी के बाद गोविंद और सोनल सैर सपाटे के लिए पहाड़ी स्थानों पर गए, जहां मन को सुकून देने वाली शांति से भरा शुद्ध पर्यावरण था। ऐसे अच्छे प्राकृतिक वातावरण का उन्होंने जी भरकर आनंद लिया। एक सप्ताह की हनीमून यात्रा के बाद वह जयपुर लौट आए। सब कुछ प्रसन्नता से भरा माहौल बना हुआ था। सज्जन कुमार और उसकी पत्नी आरती सोनल को बहू के रूप में पाकर गौरवान्वित थे। उसकी सुंदरता और मीठे व्यवहार से पूरे परिवार में आनंद मंगल वाली स्थिति बनी हुई थी। 3 माह गुजरे थे कि एक दिन सदा की तरह गोविंद बैंक में रुपए जमा करवाने गया था। बैंक खुला ही था, वहां अभी बैंक स्टाफ के अलावा 2-3 लोग ही आए थे। तभी बैंक में डकैती की नियत से 3 युवक मुंह में कपड़ा बांधे और हाथ में पिस्तौल व चाकू लिए कैशियर एवं वहां रुपया जमा करवाने वाले आने वाले पर टूट पड़े। बैंक कर्मियों की सूझबूझ और बहादुरी से वे बैंक राशि तो नहीं ले पाए, लेकिन जो लोग बैंक में रुपए जमा करवाने आए थे उनके रुपए लूटने लगे। इस बीच गोविंद से 2 लाख रुपए से भरा बैग छीनने लगे। इस छीन झपटी में एक लुटेरे ने उसके सिर पर गोली मार दी और रुपए लेकर भाग गए। गोविंद को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस अनहोनी घटना से सराफ के घर रोना पिटना शुरू हो गया। लोगों ने बहू को सोनल की ही दुर्भाग्यशाली बताया। पहले ही विधवा इस अपशगुनी ने यहाँ भी अपने पति को निपटा दिया। तरह तरह की बातें चलती रहीं। जैसे तैसे 2 माह गुजरे। उसे लगा यहाँ अपमानित होकर रहना व्यर्थ है। सोनल ने फिर अपने माता पिता के घर रहकर ही अपना जीवन बिताने का निर्णय ले लिया। अब वही अपने माता पिता का सहारा बनेगी। रोहित और रचना भी सोनल के भाग्य पर विचार करते। कैसा दुर्भाग्य है रहा है सोनल का। दोनों पति 6 माह में ही चले बसे। अब उन्हें चिंता थी कि वे कहाँ तक सोनल को संभालेंगे। खूबसूरती से भरी लड़की की जात है, कहाँ कहाँ निगरानी रखेंगे। जमाना कैसा होता जा रहा है, उनकी पेंशन से भी कहाँ तक गुजारा होगा और वे भी सदा थोड़े ही बने रहेंगे। अब सोनल ने भी सोच लिया कि भाग्य उसके साथ नहीं है, तभी तो किसी भी पति के साथ जीवन कहाँ गुजार पाई। सोनल को अपने पीहर के 1 माह ही हुआ था कि उसका चयन लोक सेवा आयोग की और एक ड्राइंग व्याख्याता में चयन हो गया। कुछ दिनों बाद उसकी नियुक्ति चित्तौड़गढ़ के एक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हो गई। अब वह वहीं रहने लगी। वहाँ 2 कमरे वाले मकान किराए से ले लिया। कुछ दिन उसकी माँ भी उसके साथ रही। माँ के जाने के बाद वह अकेली रहने लगी। जब वह पहली बार स्कूल ज्वाइन करने पहुंची तो उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व के आकर्षण को देखकर सब मोहित हो गए। वह स्कूल की छात्राओं को पूरे समर्पण भाव से पढ़ाती और ड्राइंग बनाने की कला सिखाती। उसने वहाँ कई कलाकृतियाँ बनाई। उसकी लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और पेंसिल स्केच में अच्छी पकड़ थी। उसे तो दुख इस बात का था कि वह अपनी किस्मत से खेल में जीत नहीं पाई। छात्राएं भी उससे बहुत कुछ सीखने लगी। वे उसकी सुंदरता व बेहतरीन कला सृजन की प्रशंसा करती। कई टीचर उसका परिचय जानने की कोशिश करती, पर वह चुप रहती। उसने किसी के साथ मित्रता नहीं की। उसने नहीं बताया कि वह 1 नहीं 2 बार विधवा रूप लेकर जी रही है। स्टाफ उसकी सुंदरता के चर्चे आए दिन करता। सरकारी नौकरी लग जाने से सोनल के माता पिता की उससे लेकर चिंता समाप्त हो गई। अब वह कभी उसके पास कुछ दिनों के लिए आ जाते। सोनल को स्कूल में अध्यापन कराते 2 वर्ष बीत गए। उसे धीरे धीरे अपनी सृजन कला को निखारने का अवसर मिलता रहा। उसने शहर की ड्राइंग गैलरी में भी अपने चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई। उसकी आर्ट को कई कला प्रेमी कॉलेज व स्कूल में ड्राइंग टीचर देखकर उसकी कला की प्रशंसा करते।
इससे सोनल व उसके स्कूल का गौरव बढ़ने लगा। अब कई छात्राएं ड्राइंग सीखने उसके घर पर आने लगी। कला अकादमी में भी उसने अपनी पहचान बनाई। उसके बनाए चित्र कई प्रकाशकों की किताबों के कवर पेज पर स्थान पाने लगे। उसका विश्वास था कि वह अभी ड्राइंग के क्षेत्र में और ऊंची पायदान पर पहुंचेगी। उसने कला के क्षेत्र में पीएचडी करने का मन बनाया। जल्द ही वह उदयपुर के एक चित्रकला विशेषज्ञ प्रोफेसर के अंतर्गत पीएचडी करने लगी। अपनी लगन व मेहनत से उसने जल्द ही उदयपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली। अब सोनल का ट्रांसफ़र उदयपुर के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हो गया। वहाँ भी उसकी मनमोहित सुंदरता ने स्टाफ में अपना स्थान बना लिया। महिला टीचर्स भी उसकी सुंदरता, गोरे रंग, मुस्कुराते आंखें, लंबे काले बाल और व्यवहार की प्रशंसक थे। उसने लोगों के दिलों में जैसी मिश्री घोल दी। दूसरी ओर उसकी मौलिक कलाकृति उसके व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण बनी हुई थी। उदयपुर में सहेलियों की बारी में पास की कॉलोनी में वह कमरा किराए पर ले रहने लगी। अब वह स्कूल अपनी स्कूटी से जाती आती। स्कूल में ही नहीं, वहाँ जहाँ वो रहने लगी उसके आसपास भी उसकी खूबसूरती की चर्चा होती। सोनल घर के काम और स्कूल की भागदौड़ में दिन भर व्यस्त रहती। रविवार को शाम को झील के किनारे तथा अन्य प्राकृतिक आकर्षक स्थानों पर जाती। वहाँ के सुंदर दृश्य को अपनी स्केच बुक में पेंसिल से रफली स्केच कर लेती। फिर जब भी उसका मूड होता तब उसे विस्तृत रूप देती। उसे रात को जब भी कभी देर तक नींद नहीं आती तो वह अपने तकदीर पर सोचती, कैसी रूठी हुई है। जीवन में सुख शांति वाली गृहस्थी बसने ही नहीं देती। यहाँ भी लोग उसकी सुंदरता को देख बातें करते। उन्हें लगता कि वह अभी अविवाहित है, पर अभी किसी को भी पता नहीं है कि वह 2 बार विवाह बंधन में बंधने के बाद भी विधवा जीवन जी रही है। वो सोचती, अब किस्मत ने ही बता दिया है कि विवाह करना ठीक नहीं है, और जब लोगों को मालूम पड़ेगा तो कौन बनना चाहेगा उसका जीवन साथी। अब तो जो भी मुझसे विवाह बंधन के बारे में सोचेगा, जब वह यह जानेगा कि पूर्व के 2 बार शादी हो चुकी है और दोनों पति दिवंगत हो चुके हैं, तो कौन हिम्मत करेगा विवाह करने की। ठीक है, जैसी ईश्वर की इच्छा है जी लूँगी। सोनल से स्टाफ की महिला टीचर्स पूछती, सोनल तुम कब तक अकेली रहोगी? जीवन साथी के साथ ही ज़िंदगी जीना ठीक रहता। पर सोनल उन्हें क्या बताए, क्या न बताए, वह तो बस उसकी सुंदरता व युवा अवस्था को देखकर ही विचार प्रकट करती। सर्दी के दिन थे। एक रविवार को सोनल सुबह सोकर उठी तो उसे उसकी तबीयत ठीक नहीं लगी। सिरदर्द व हल्का बुखार था। उसने चाय पीकर पास के ही एक डॉक्टर को दिखाने चली गई। सुबह के 9 बजे थे। उस समय तक कोई पेशेंट भी नहीं था। उसने युवा डॉक्टर राजकुमार को दिखाया। डॉक्टर उसे देख मोहित हो गया। लगा जैसे मुंह में मिश्री घुल गई हो। डॉक्टर ने उसकी जांच कर दवा लिख दी। कल तक इन टैबलेट से तबीयत ठीक हो जाएगी। रात तक भी बहुत आराम मिल जाएगा। यदि ज़रूरत समझो तो कल सुबह फिर दिखा लेना, दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं सर, मैं इसी कॉलोनी में कुछ दूरी पर रहती हूँ। डॉक्टर उससे बातें करने को उत्सुक था। आप क्या सर्विस में हैं? डॉक्टर ने उसे और थोड़ी देर बिठाए रखने की गरज से पूछा। जी, मैं यहाँ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ड्राइंग की व्याख्याता हूँ। तभी एक लड़का डॉक्टर के लिए चाय लेकर आ गया। लड़के से मैडम के लिए भी चाय लाने को डॉक्टर ने कहा। मैं अभी चाय पीकर ही आई हूँ। कोई बात नहीं, हमारे साथ भी पी लीजिएगा। मैं आपको अपने पास के टैबलेट्स दे रहा हूँ, आपको लाना नहीं पड़ेगा। इन्हें बताए अनुसार समय पर ले लेना। सोनल डॉक्टर से पहली बार में ही इतनी सहानुभूति पाकर खुश हो गई। उसने भी डॉक्टर के साथ चाय पी। जाने लगी तो डॉक्टर ने कहा, आपका सुबह आकर अपनी तबीयत के बारे में बता देना। यह मेरा मोबाइल नंबर है। यदि ज़रूरत हो तो आप शाम को भी आ सकती हैं। आपका मोबाइल नंबर भी बता दें। घर जाकर सोनल ने दूध ब्रेड लेकर दवा ले ली। दिन में भी डॉक्टर ने बताए अनुसार दवा ले ली। शाम तक कुछ आराम महसूस हुआ तो रात को हल्का भोजन लिया। सोने लगी तो वह डॉक्टर के बारे में सोचती रही। कितना उत्सुक था वह उससे बात करने के लिए। लगता है 30-35 साल का कुंवारा है। मेरी सुंदरता से दिल में प्रेम के तार झंझना उठे होंगे। तभी तो चाय का बहाना लेकर क्यों कर बिठलाता और क्यों अपने पास की गोलियां देता। यहाँ तक कि ली गई फिर भी यह कहकर लौटा दी, आप तो अपने ही पड़ोसी हो। पूछा, क्या कोई भी सभी पड़ोसी के फीस नहीं लेगा?
तभी डॉक्टर का मोबाइल आया। मैडम, कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक हूँ, कल स्कूल जा सकती हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था, आप ड्राइंग की विख्याता हैं। आपके हाथ की एक बेहतरीन कलाकृति क्लिनिक में लगाना है। यदि आप बनाकर देना चाहे तो अच्छा रहेगा, और मैं इसका जितना मूल्य आप बताएंगी मैं दे दूँगा। मुझे 1-2 दिन में बताइएगा। एक दिन शाम को सोनल डॉक्टर राजकुमार के यहाँ कलाकृति लेकर पहुँची। वह उस समय हॉस्पिटल से आए थे। एक लड़के ने उसे अंदर ड्राइंग रूम में बैठने को कहा। डॉक्टर की माँ अंजलि भी वहाँ आकर बैठ गई। कुछ ही देर में डॉक्टर भी आ गए। सोनल अखबार में लिपटी कलाकृति को लेकर दिखलाया। वह उन्हें बहुत पसंद आई। उनकी माँ ने भी उसे पसंद कर उसकी प्रशंसा की। तभी लड़का वहाँ चाय लेकर आ गया। डॉक्टर ने सोनल का अपनी माँ से यह कहकर परिचय करवाया कि यह पास ही रहती है, बूंदी की रहने वाली है। यहाँ एक स्कूल में ड्राइंग की लेक्चरर है। अंजलि को तो कलाकृति की तरह सोनल भी दिल में भा गई। डॉक्टर राजकुमार के परिवार ने उसकी माँ को 2 वर्ष का पुत्र था। पत्नी का एक्सीडेंट में 6 माह पूर्व देहांत हो गया था। पिता तो बचपन से ही चल बसे थे। माँ ने ही बेटे को उसकी रुचि अनुसार डॉक्टर बनाया। MBBS करने के बाद MD भी कर ली। माँ कहती है फिर से शादी कर लो, घर बस जाएगा, लेकिन वह कहता जिस दिन उपयुक्त लड़की मिल जाएगी मैं शादी कर लूँगा। माँ चाहती थी कोई डॉक्टर लड़की मिल जाए, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। अंजलि ने सोनल से पूछा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? हाँ माँ जी, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। माता पिता बूंदी रहते हैं। मैं पिछले कुछ समय से सर्विस में हूँ। अंजलि और डॉक्टर राजकुमार को सोनल पसंद थी, लेकिन अभी यह जानना शेष था कि वह अविवाहित है। माँ सोनल के बारे में जानने को उत्सुक थी, सो पूछ ही लिया, अभी तुम्हारी शादी हुई या नहीं? सोनल डॉक्टर की माँ के प्रश्न में सोच में पड़ गई। वह इसका जवाब न देकर चाय समाप्त कर उठकर जाने को हुई। तभी डॉक्टर ने उससे कलाकृति के बारे में पूछा, कितना मूल्य है इसका? नहीं सर, मेरी ओर से भेंट स्वरूप यह कलाकृति, सोनल ने संक्षिप्त में कहा। अरे नहीं, इसमें आपकी बहुत मेहनत है, ऐसा मत कीजिए, कुछ तो स्वीकार कीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वह चली गई। डॉक्टर ने सोनल की कलाकृति को उसी रूम में लगाया जहां वह पेशेंट को देखता है। एक रविवार को सुबह डॉक्टर ने सोनल को फ़ोन किया, आज आपका लंच हमारे साथ रहेगा। माँ मक्के के ढोकले बना रही हैं, वह बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। सोनल ने उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। सोनल डॉक्टर के घर पहुंची। उसे लगा परिवार से निकटता बढ़ती जा रही है। डॉक्टर का 2 वर्ष का बच्चा उसके पास आया तो वह भी उससे बोलने लगी। डाइनिंग पर तीनों खाना खाने बैठ गए। सोनल को दाल ढोकले का वैसा ही स्वाद आया जैसा उसकी माँ बनाया करती थी। इसी बीच डॉक्टर की माँ ने सोनल से पूछ ही लिया, तुम्हारे माता पिता तो बूंदी रहते हैं और उन्होंने तुम्हारा विवाह कहाँ किया? इस प्रश्न के उत्तर में अपनी चुप्पी साध ली और सोच में पड़ गई। क्या वह यह बता दे कि वह 2 बार विवाहित हो चुकी, लेकिन किस्मत ने उसे दोनों ही बार विधवा रूप में दिखा दिया? माँ ने सोनल से यही प्रश्न फिर से किया तो अब सोनल को स्पष्ट कहना पड़ा, माँ जी, मेरा 1 बार नहीं 2 बार विवाह हो चुका है, लेकिन दोनों पतियों की कुछ समय बाद हादसे में मृत्यु हो गई। किस्मत को शायद यही मंजूर था। अब मैंने और शादी करने की संभावना पर ही विचार करना छोड़ दिया। पर सोनल, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें फिर से अपने वैवाहिक जीवन के बारे में सोचना चाहिए। जीवन मृत्यु तो ऊपर वाले के अधीन है। जो जितनी उम्र लेकर आया है वह उतना ही जीवन जिएगा। तुम्हारे साथ घटे हादसे को तुम्हें अपना दुर्भाग्य नहीं मानना चाहिए। जीवन तो ईश्वर की इच्छा मानकर जीने का आनंद लेना चाहिए। सोनल के बारे में सब कुछ जानने के बाद अंजलि ने कहा, सोनल, मैं अपनी ओर से तुम्हें अपनी बहू बनाने का प्रस्ताव रखती हूँ। डॉक्टर राजकुमार की उम्र अभी 35 वर्ष है। इसकी पत्नी की भी कुछ माह पूर्व एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। एक पुत्र है 2 साल का, जिसे तुमने बाहर देखा। उसे भी माँ मिल जाएगी और राजकुमार को जीवन संगिनी। आप विचार करना, अपने माता पिता से भी सलाह लेना। हम वैष्णव समाज से हैं। मेरे माता पिता अगले सप्ताह यहाँ आ रहे हैं। उनके सामने मैं आपका प्रस्ताव रख दूंगी। सोनल ने तो कभी सोचा भी न था कि उसकी ज़िंदगी में भी कभी विवाह संबंधी प्रस्ताव आएगा। वह यह अच्छे से जानती थी कि इस प्रस्ताव के 2 प्रमुख कारण हैं। एक उसकी अच्छी नौकरी और होना तथा उसकी सुंदरता। उसके आकर्षक व्यक्तित्व के चलते भी यह प्रस्ताव आया है।
वह रात्रि को सोने लगी और डॉक्टर के जीवन साथी बनने के को लेकर सोचने लगी। क्या उसे अपने दोनों हादसे के होते हुए भी फिर से तीसरा रिश्ता स्वीकार करना चाहिए? और दूसरी तरफ वह अपनी खूबसूरती व जवानी के बारे में सोचती। भविष्य किसके सहारे गुजारेगी, यही सब सोचती रही वह देर तक। अगले सप्ताह सोनल के माता पिता भी आ गए। 1-2 दिन बाद उसने डॉक्टर के साथ संबंध जोड़ने वाली बात की चर्चा की। वे तो चाहते ही ये थे कि किसी भी प्रकार से एक बार फिर सोनल का घर बस जाए, अच्छा जीवन साथी मिल जाए। उन्होंने सोनल को समझाया, बेटी यह प्रस्ताव तुम्हारे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं। आगे होकर सीमित वैष्णव परिवार से यह प्रस्ताव आया है, यह तो अच्छी बात है। एक बात और है, डॉक्टर विदुर है। उसकी पत्नी की कुछ माह पूर्व एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। 2 साल का पुत्र भी है। घर में डॉक्टर की माँ है। कल रविवार है, दिन में बातचीत करने चलेंगे। यदि सब कुछ ठीक सही बैठा तो विचार कर लेंगे। सोनल ने रात को ही डॉक्टर को फ़ोन कर बता दिया, मेरे माता पिता आए हुए हैं, हम लोग कल दिन में आपके यहाँ आ रहे हैं। जब वे लोग डॉक्टर के घर पहुँचे तो वह पेशेंट देख रहे थे। वे लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। कुछ ही देर में डॉक्टर राजकुमार और उनकी माँ अंजलि भी वहाँ आ गए। दोनों परिवारों के बीच इधर उधर की बातें होने के बाद डॉक्टर व सोनल के रिश्ते को लेकर बातचीत हुई। दोनों ओर से सहमति के बाद एक शुभ दिन दोनों का विवाह एक मंदिर में पूरे विधि विधान से संपन्न हो गया और दोनों सदा के लिए मजबूत रिश्ते में बंध गए। अब सोनल किराए का मकान छोड़कर डॉक्टर राजकुमार के मकान में रहने लगी। दोनों के जीवन में फिर से सावन भादों की हरियाली लौट आई। सोनल के माता पिता चिंता मुक्त हो गए। उन्हें लगा फिर से बेटी के प्रति उन्होंने अपना उत्तरदायित्व पूरा कर दिया। डॉक्टर की भी मां अब चिंता मुक्त होने पर प्रसन्न थी। सोनल ने अब सिंदूरी मांग के साथ रंग बिरंगी चूड़ियाँ और कलरफुल साड़ियाँ पहनकर स्कूल जाने लगी। उसे खुशी थी कि एक बार फिर उसके भाग्य में बिखरे जीवन में खुशियाँ भरा तीसरा मोड़ आया है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।